गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज का जो ये टॉपिक है हमारा, ये है उत्तराखंड का भौगोलिक स्थितियों। तो उसके संबंध में ये हमारा द्वितीय यानी कि सेकंड वाला भाग है, क्योंकि ये पहला भाग हमने कल को देख लिया था। तो देखिए, हिमालय यानी कि हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, उसको उसका ये विभाजन जो है जनरली वो 8 भागों में मतलब हुआ है। ठीक है, 8 में से जो एक भाग होता है वो ट्रांस हिमालय का है, और बाकी जो मतलब 7 है उसके बेसिक स्वरूप है। तो उन्हीं में से एक आपका जो ये 7वां पॉइंट है, यहीं से स्टार्टिंग इसकी होनी थी, और इस 7वें पॉइंट को कहा जाता है उच्च हिमालय क्षेत्र, या फिर इसे जो बृहद हिमालय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्षेत्र कौन-कौन से होते हैं, और मैंने कल आप सभी को क्षेत्रों के बारे में अच्छे से समझाया था। ठीक है? तो जैसे कि ये है आपका ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है, फिर उसके ऊपर ये भी जो है ये आता तराई का क्षेत्र आता है, फिर आपका आता है ये भाबर का आता है। ठीक है? तो इसी स्वरूप में मैं आप लोगों को समझाते हुए शिवालिक और लघु हिमालय तक मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी थी। ठीक है? तो आप इसके बाद में आते हैं उच्च हिमालय। अब ये उच्च हिमालय जो यानी कि जो कि ये ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे है, और इसके नीचे कौन-सा नहीं कि ये जो उच्च हिमालय है, ये जो है कि इनके ये बीच में है। ठीक है? तो यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर और ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यानी कि ये जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, ये बीच में है, और इसके नीचे है लघु हिमालय क्षेत्र, और इसके इसके जो ऊपर है, ये है आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र आता है। ठीक हो गया? अब ट्रांस हिमालय क्षेत्र आप सभी जानते हैं, जो कि हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। तो सबसे ऊँची ये जो है चोटियों वाले इस पर्वत श्रेणी को ये वृहद या उच्च या आंतरिक या मुख्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? और प्राचीन ग्रंथों में सीमांतरी यानी कि हिमांच्छादित होने की वजह से इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में इस पर्वत की वो चौड़ाई जो है, वो है आपका ये 15 से 30 जी किलोमीटर की इसकी ये रेंज है। ठीक हो गया? अच्छा, इसी स्वरूप में आप लोगों से पूछूँ कि अगर ये तराई का जो क्षेत्र था, इसकी चौड़ाई जो कितनी थी? तो आप लोग मुझे आंसर देंगे। तो ये वैसी ही चौड़ाई की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि उच्च हिमालय क्षेत्र की जो औसतन ये चौड़ाई है, वो इतने किलोमीटर की रेंज है। और इसकी अगर हाइट की बात करें, यानी कि इसमें स्थित जो भी ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, चट्टानें हैं, तो उनकी ऊँचाई जो है जो भी कितनी है और कहाँ तक है? देखिए, तो इसकी जो ऊँचाई है ये 4500 मीटर से लेके 7817 मीटर, जो कि ये नंदा देवी की ये हाइट है। ठीक है? तो यहाँ से लेके इतनी हाइट तक के लिए ये इस क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो ये 2 चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इस उच्च हिमालय क्षेत्र के रीजन में कौन-कौन से जिले हमारे आते हैं। तो इस यानी कि यह श्रेणी राज्य के उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, अब अच्छे से इनकी लोकेशन देखो, रुद्रप्रयाग, ये चमोली, अब ये चमोती हो गया है, उसके लिए सॉरी। ये चमोली, बागेश्वर और ये पिथौरागढ़ आदि, ये जिलों में ये क्या है, ये फैला हुआ है, जो ऊपरी जो हिस्से हैं इनके। ठीक है? अगला पार्ट है फिर ये महा हिमालय श्रेणी को भागीरथी, अलकनंदा, धौली, गौरीगंगा आदि नदियों ये द्वारा कई खंडों में विभक्त ये कर दिया गया है, और प्रत्येक में एकाधिक श्रेणियां हैं। वो कौन-कौन सी ये श्रेणियां आती हैं इसी हिमालय रेंज की श्रेणियों के ये भीतर में। ठीक है? यानी कि उन श्रेणियों के नाम यहाँ पर ये कुछ ये दिए गए हैं, जो ये श्रेणियां जो हैं उच्च हिमालय रेंज की श्रेणियों में आती हैं, क्योंकि इनके नाम कभी-कभी एग्जामों में दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में कि यह श्रृंखला जो है किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। ठीक है? तो ये बंदरपुच, श्रीकंठ के ये अंडर में आता है, गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, नंबर तीसरा है ये कामेट, गौरी और ये माड़ा, नंदा देवी, लोनागढ़ी, त्रिशूल, नंदाकोट और ये पंचाकोटी। तो ये सभी जो हैं ये उच्च हिमालय यानी ये बृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत में भी आते हैं। ठीक है? और इसमें एक है छठा पॉइंट भी है, ये कुंट, सटांग आदि। तो ये सभी जो श्रृंखलाएँ हैं पर्वतों की, ये यानी कि ये वृहद उच्च हिमालय रीजन में आते हैं। और ये जो पर्वत श्रेणी है, ये लगभग ये पूरा क्षेत्र जो है ये पथरीला है और कटा-पिटा है। मतलब कि ये ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि इनकी चट्टानें जो हैं बहुत ही कठोर है। ठीक है? जो कि ये पंखाकार उपनीतियों वाले मोड़दार श्रृंखलाओं के द्वारा ये निर्मित होती हैं। ठीक है? और इनमें जो है ये भूस्खलन की संभावना जो है बहुत ही कम रहती है।
ठीक है, शिवालिक वाली श्रेणियों में हम देखेंगे या उसके आसपास की श्रेणियों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर भूस्खलन जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर चट्टानें इतनी मजबूत नहीं होती हैं, लेकिन इस क्षेत्र की चट्टानें बहुत ही मजबूत होती हैं। ठीक है, और इन श्रेणी की जो चट्टानों की जो आयु है, यानी कि ये सबसे ये पुरानी, यानी कि इतने वर्ष, ये करोड़ ये वर्ष ये पुरानी जो है मानी जाती है, और इसके ये गर्भ भाग में ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट ये चट्टानें जो पाई जाती हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में यहाँ तक रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, तो इस पर्वत श्रेणी में दर्रे भी पाए जाते हैं, ये वो ठीक है। और दर्रे की डेफिनेशन आप सभी कल समझ गए होंगे, ये होता क्या है, दो पहाड़ियों के बीच का ऐसा क्षेत्र वो जहाँ से आवागमन का रास्ता जो है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाया जा सके, यानी कि तो ऐसे ऐसे ही मार्गों को दर्रा यानी कि जो है गिरिद्वार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और ये दर्रे जनरली जो है इन्हीं पर्वत हिमालय क्षेत्रों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान में ये सब रखिएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये बेहद हिमालय के मूल ये निवासी और कठोर ये परिश्रमी ये भूटिया लोग जहाँ की ये घाटियों में फावड़े और खुरपी के माध्यम से ग्रीष्मकालीन कृषि करते हैं। देखिए भूटिया का नाम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये भूटिया ही जनजाति है जो कि जनरली कहाँ पर ये निवास करती है, पिथौरागढ़ वाले रीजन में निवास करती है। ठीक है, यानी कि अब लेकिन अब बात यहाँ पर हो रही है बृहद हिमालय क्षेत्र में, तो यानी कि तो इनका संबंध हम इससे भी जोड़ सकते हैं कि भूटिया जनजाति जो है ये बेहद हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, जो कि फावड़े और खुरपी के माध्यम से ये ग्रीष्म कालीन में ये खेती जो है कर पाती है। क्यों? क्योंकि शीत के समय में तो यहाँ स्नोफॉल ही होता है, तो इसलिए वहाँ खेती बाड़ी जो है ग्रीष्म के शीत के समय में नहीं होती, ग्रीष्म के समय में होती है। और गर्मी के 4 महीने जो होते हैं, ठीक है, में ये जौ, ये मंडुवा, गेहूँ आदि की ये खेती ये जो है कर लेते हैं। ठीक है, ये पहले तो ये इतना नहीं करते हैं, लेकिन अब ये धीरे-धीरे इस वाले फील्ड में भी उतर गए हैं। अगर इनके प्राचीन की हम यहाँ पे अगर हम अगर बात करेंगे, तो ये भूटिया जनजातियाँ जो है प्राचीन समय में व्यापार पर निर्भर रहती थी, यानी कि व्यापार इनका मुख्य जो होता था व्यवसाय होता था। लेकिन बाद में समय के साथ-साथ में ये जो है धीरे-धीरे एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी ये आने लगे हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ के निवासियों का ये प्रमुख जो कार्य है अब वो पशुपालन है। ठीक हो गया? तो यानी कि ये अब हालाँकि ये सारे काम ये मिल-जुल कर ही करते हैं, व्यापार भी इनका होता है, खेती-बाड़ी भी होती है और पशुपालन भी होता है। ठीक है? तो इसके अलावा जो है वे जो है ऊनी, हस्तशिल्प और ये खाल, जड़ी-बूटी आदि से संबंधित भी व्यवसाय में ये लगे हैं। तो अब ये सभी के बारे में अगर नाम आता है तो इसमें से इससे संबंधित एक ही जनजाति का नाम हम फिलहाल देखते हैं, भूटिया जनजाति। ठीक है? अब ये और कहाँ-कहाँ पर होती हैं? तो गर्मियों में 10,000 फीट से ऊपर के क्षेत्रों के अल्पाइन चारागाहों में ये भगीरथी और अलकनंदा यानी भगीरथी तथा अलकनंदा ये नदी घाटियों से जाड़ और मारछा और ये आपका है तोरछा तोरछा हो गया, तुलछा है आदि ये भोटिया तथा धौली धौलीगंगा और ये काली गोरी नदी घाटियों से सौका व जोहार आदि ये भोटियां अपने ये क्या करते हैं कि ये पशुओं को लेकर ये आते हैं, मतलब इनका ये व्यवसाय जो है ये पशुपालन तो है ही है, और इन्हीं पशुपालन के माध्यम से ये इन इन ये क्षेत्रों में ये इस नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि अगर गोरी और काली नदी की अगर हम घाटियों की बात करेंगे तो वहाँ पर ये जो है सोका और जोहरी के उपनाम से भी जाने जाते हैं। ठीक हो गया? तो ये सब चीज़ें नाम इस इन्हीं से ही संबंधित है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो अगला जो आपका पॉइंट आता है लास्ट वाला अंतिम है, ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र यानी कि जिसे टिबियान के नाम से भी जाना जाता है। और अब ये होता क्या है कि इस क्षेत्र यानी कि यह जो क्षेत्र होता है, ये पर्वत श्रेणियों को यानी कि इन क्षेत्र के जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, इस वाले की जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो ये एक बार सवाल आया था, तो इसे कहा जाता है जैक्सन श्रेणी की चोटियाँ या फिर जैक्सन श्रेणी का क्षेत्र। ठीक है? यानी कि जो भी इस ट्रांस हिमालय की जो चोटियाँ हैं, उन्हें जैक्सन श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। यह जो है ये महा हिमालय के ये नॉर्थ में है और इस क्षेत्र के कुछ भाग में
यानी कि इस क्षेत्र का ये कुछ भाग जो है ये भारत में भी है और कुछ भाग जो है ये वर्तमान ये चाइना के ये कंट्रोल में है, यानी कि जो कि जिसे हम तिब्बत के नाम से भी जानते थे। ठीक हो गया। और इस क्षेत्र की अगर चौड़ाई की बात करेंगे 20 से 30 ये किलोमीटर की इसकी ये होती है क्या, ये औसतन जो है चौड़ाई है। और वो अगर हम इस क्षेत्र की ऊंचाई की हम बात करेंगे, इस क्षेत्र की ऊंचाई की बात हो रही है, इस क्षेत्र की चोटियों की ऊंचाई की बात यहाँ पर अभी नहीं हो रही है, इस क्षेत्र की सिर्फ ऊंचाई की बात हो रही है। तो वैसे केस में यानी कि ये 2500 से ये 3500 ये मीटर की हाइट वाले ये क्षेत्र होते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ जनरली जो होता है ये बर्फीले ही मौसम यहाँ पर ये सब रहते हैं। ठीक है। और ये जेलूखला, माड़ा, नीति और ये जोराहोती, किंगली जिंगली और ये दरमा लेफुमले, ये सभी जो आते हैं ये इसी श्रेणियों के अंतर्गत में आने वाले ये क्या है, ये क्षेत्र हैं। तो ये बात आप ध्यान में ये रखिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट आता है, हालांकि ये 8वां पॉइंट भी ये इसमें केवल एक ही सवाल ये इम्पोर्टेंट है कि ये जैक्सन श्रेणियों से संबंधित है और इसी को ही जैक्सन यानी कि इन की चोटियों को ही जैक्सन श्रेणी के अंतर्गत में रखा जाता है। ठीक है। तो अगला आता है कि महाहिमालय की ये प्रमुख चोटियां, यानी कि अगर ये महाहिमालय की बात अगर यहाँ पे हो रही है, वो क्योंकि देखिए महाहिमालय अभी हमने ऊपर देखा ना कि एक होता है ये हिमालय, एक है महाहिमालय। तो यह जो है महाहिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी कि उत्तर का मतलब ये क्या हुआ, यानी कि ये नॉर्थ साइड में है, ऊपर साइड में, यानी कि ये महाहिमालय से भी ये ऊपर का ये वो हिस्सा है जिसका कुछ भाग तो भारत में, कुछ भाग जो है वो तिब्बत में लगा हुआ है। ये कहने का यहाँ पर ये अर्थ है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में आप लोग रखिएगा। और इन्हीं के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं महाहिमालय की प्रमुख वो चोटियां, यानी कि जिस ये महाहिमालय के बाद में ट्रांस हिमालय की शुरुआत होती है। तो यानी कि ट्रांस हिमालय से थोड़ा नीचे की हम बात करेंगे तो ये क्षेत्र जो है महाहिमालय के भीतर का है। और इस महाहिमालय के भीतर की चोटियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये सभी आती हैं एग्जामों में। अब हम देख लेते हैं जल्दी से। अभी ये हाल ही में ये एग्जाम में भी आया था। ठीक है। और ये घुमा के भी दिया जा सकता है कि उत्तराखंड की सबसे दूसरी, उत्तराखंड की दूसरी चोटी कौन सी है, तो वो कामेट है। तो चलिए ये शुरू के 3 आपको मालूम होने चाहिए। जो फर्स्ट है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी ये जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, तो ये नंबर सबसे ऊंची हाइट की है ये श्रेणी। और इसकी हाइट भी यहाँ पर ये दे रखी है 7000 यानी कि 7817 मीटर। ठीक है। वैसे ही दूसरे नंबर पर आती है कामेट। ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर, चमोली में है। और कामेट की जो हाइट है 7756 मीटर की है। ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट पर आते हैं नंदा देवी, ये पूर्वी। ठीक है। अब देखिए ये पहले वाले पे नाम है नंदा देवी और ये तीसरे वाले पे नाम है नंदा देवी, ये पूर्वी करके है। ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन जो है नहीं लेना, यानी कि ये वो नंदा देवी का वो हिस्सा है जो कि क्या है, ये पूरब की ओर मेन नंदा देवी से अलग है, मैंने तो उसी को ही जो है नंदा देवी ये पूर्व की चोटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया। तो ये तीसरे नंबर की चोटी है हमारे उत्तराखंड की। फिर चौथे पे आपके आते हैं ये माड़ा। तो ये माड़ा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। माड़ा के नाम से एक गांव भी है चमोली, यानी उत्तराखंड का अंतिम गांव भी इसे कहा जाता है, चमोली में है। तो जनरली ये सभी जो चोटियां हैं ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। बस जितना ये बेसिक स्वरूप आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपको सारे ये रटने नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हो सके तो सबके बारे में एक एक बार आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब शायद मुझे लगता है कि इन दोनों सवालों में से एक सवाल अभी हाल ही के एग्जाम में दिया भी गया था, आप लोगों को अगर याद हो। ये बद्रीनाथ था, ये पंचाचूली था शायद। अभी ये हाल ही के एग्जामों में पंचाचूली की हाइट का सवाल आ गया था, ग्रुप सी में दिया गया था कि इसकी हाइट जो कि निम्नलिखित में से कितनी है ना, दिया गया। आप सभी लोगों ने अगर ग्रुप सी का जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसका कोई शिफ्ट में ये सवाल दिया गया था। ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो 6904 मीटर की है, पंचाचूली। ठीक है, पिथौरागढ़ में है ना। तो इसलिए बोलता हूँ कि सब चीजें कहीं से भी आ सकती हैं, इसलिए एक नजर सब पे होनी चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये कुछ 2-3 ये चोटियां और हैं, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी जो थी वो मैंने आपको समझा दी है। उत्तराखंड का ये पामीर, अभी हमने ये देखा था दूधा तोड़ी श्रृंखला जो होती है वो उसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। ठीक हो गया। चलिए अब इसी में हम देखते हैं वन बाय वन कि अब इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो देखिए लघु हिमालय
के अंतर्गत आप देखिए, अब लघु हिमालय वाला यानी कि जिसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता था, इसे यानी कि अंतर्गत में कौन-कौन से वो जिले आते हैं, तो वो सब आप लोगों को मैंने समझाया था। तो यानी कि ये जो लघु हिमालय क्षेत्र के अंदर के अंतर्गत चमोली, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा, ये 3 ये जिले ऐसे हैं जिसमें दूधसागरीय श्रृंखला फैली हुई है। कि ये फैले दूधसागरीय श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। ये कभी भी ग्रुप सी के एग्जाम में या अब आने वाले एग्जामों में आ सकता है, ठीक है? और इस श्रेणी पर ये क्या है, बुग्याल, चारागाह, वाघ, खरग, वो ये कैल वृक्षों के सनन ये वृक्ष जो होते हैं पाए जाते हैं। ये मतलब कि जो ये दूधातोरी श्रृंखला है ना, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ देखने के लिए जो है मिल जाएगी, ठीक है? और यहाँ से अब यहीं से देखिए, मैंने उस दिन आपको समझाया भी था, यहीं से पश्चिमी रामगंगा जो है निकलती है और ये फिर नीचे आकर पौड़ी गढ़वाल से होती है और ये उत्तर प्रदेश में निकल जाती है, ठीक है? और यहीं से अब कौन-कौन सी नदियाँ निकलती हैं, देखिए ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि दूधाधातोरी श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ हैं या नदी है, तो ये पहले जान लो कौन-कौन सी हैं। और अगर आप लोगों ने नदी वाला सेक्शन नहीं देखा है, तो एक बार हमारा नदी वाला सेक्शन यूट्यूब में देख लीजिए। तो यहाँ से पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी और पूर्वी नयार नदी, ये दोनों ही निकलती हैं, ठीक हो गया? तो ये 4 नदियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूधातोली का ये पर्यावरणीय ये महत्व जो है, ये 5 नदियों के उद्गम, इसमें एक ये वूनो करके एक नदी भी है छोटी-सी, ये भी निकलती है, ठीक है? यानी टोटल जो है ये 5 नदियों का उद्गम क्षेत्र है कि जिसे दूधातोली जो जो कि ये दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं। और यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें, औषधि वनस्पतियाँ भी हैं और ये वन है और कई ये प्रकार के ये जीव भी हैं। तो इस वजह से जो दूधातोली का जो है पर्यावरणीय महत्व बहुत ही ज़्यादा जो होता है बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये लगभग ये मार्च के अंतिम जो वीक होता है, तो इस समय तक जब बर्फ जो है पिघल जाने के बाद में यह क्षेत्र हरा-भरा हो जाता है और यहाँ हिमालय यानी कि हिमाचल के सॉरी यानी कि यहाँ हिमाचल के पशु जो है ये जो है चराने के लिए आते हैं। ठीक हो गया है? यानी कि हिमाचल से का ये मतलब है अब यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कुछ वर्डिंग वो हुई मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। तो आप इसको ये समझ लो कि अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो होते हैं पशुओं को जो है चराने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है? और यह राज्य और ये एवं हिमाचल प्रदेश के ये पशु ये चादक ये खदक ये बनाकर यहाँ पर रहते हैं, ठीक हो गया? तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कुछ ऐसे ये चलने-फिरने वाले वो होते हैं, आप कह सकते हैं जैसे अभी ये नाम आया था हिमाचल प्रदेश, तो उनको हम क्या बोलते हैं चालक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो वो भी क्या होते हैं कि वो झुंडों में वो जो मार्च के बाद यानी कि मई-जून में वो जो है थोड़े समय के लिए वो इस क्षेत्र में आते हैं और मतलब 3-4 महीने ही रहने के बाद में वो फिर वापस को जो है लौट जाते हैं, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक हो गया? तो ये चीज़ें भी आ सकती हैं, तो इसलिए ये लाइन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये पूछा जा सकता है कि ये जो दूधातोली श्रृंखला है वो यहाँ पर कौन यानी कि जो है किस राज्य के लोग जो है पशुओं को लेकर आते हैं, ठीक है? तो ये हिमाचल प्रदेश और ये जो क्षेत्र है ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इस क्षेत्र से बहुत ही जो है प्रभावित ये हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि वो जो क्षेत्र था वो इतना ही मतलब अच्छा है, दर्शनीय है, तो इस वजह से इनको बहुत ही अच्छा ये लगता था और यहीं पर इनकी ये जो समाधि भी है, कहाँ पर है? ये कोदेबागढ़ में इनकी समाधि है और प्रति वर्ष जो है वो यहाँ पर 12 जून को उनकी याद में मेला भी लगता है, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है कि इनकी याद में प्रतिवर्ष मेला जो है कहाँ लगता है? तो दूधातोली श्रृंखला के क्षेत्र में ये मेला जो है जो भी लगता है, ठीक है? और एक देखिए अब यहीं के नाम से एक सवाल भी लोअर पीसीएस में ये दिया गया था कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो योजना है उसका संबंध जो है किससे है? ये भी लोअर पीसीएस में या किसी एग्जाम में हाल ही में ये दिया गया था, ठीक हो गया ना? तो ये पर्यटन से है, ठीक है? अगर जिसको नहीं पता है वो ध्यान में जो है रखिएगा, पर्यटन से ये संबंधित है योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना पर्यटन से है संबंधित है। इसके अंतर्गत में क्या होता है? इसके अंतर्गत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोन देने का क्या कहते हैं राज्य सरकार ने ये क्या हुआ है ये वो दे रखा है, इसमें कुछ सब्सिडी के लिए माध्यम से लोन जो है दिए जाते हैं, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आप सभी लोग ध्यान में ये रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
1960 की बात हम करेंगे तो 1960 में वीर चंद्र सिंह ने नेहरू से इस वाले ये क्षेत्र को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की उस समय क्या की थी, मांग की थी। ठीक है, हालांकि ये जो है परिपूर्ण ये नहीं हुई, लेकिन ये क्षेत्र जो है आज भी इतिहास में ये दर्ज है। तो इतनी चीजें आप ध्यान में सब चीजें जो है रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तराखंड की जलवायु की अगर बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की जो ये जलवायु है, अब इसका संबंध जो है किससे है और यहाँ की ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि इन ये अगर ना भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम जो है हो जाएगा, लेकिन ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नीचे लिखी गई है ऋतुओं के नीचे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये इसमें से कई बार सवाल आते हैं और हाल ही में कोई ना कोई सवाल आया भी होगा और आते भी हैं, आप लोगों ने कोई ना कोई एग्जाम देखा होगा। तो जलवायु की बात हो रही है उत्तराखंड की, ठीक है, हाँ, यानी कि क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जलवायु में काफी विविधता जो होती है वो देखने के लिए यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि इसकी संरचना यानी कि भू संरचना भिन्न भिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न जो है पाई जाती है। आप सभी जानते होंगे कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक जगह पर धूप होती है तो दूसरी जगह पर क्या होती है, बारिश होती है, यानी कि भू संरचना ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है कि हर कदम कदम पर जो है क्या होता है, जलवायु परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो उत्तराखंड की ये जलवायु को जो प्रभावित करने वाले जो कारक कौन कौन से हैं, ये भी कभी भी पूछे जा सकते हैं या मेंस के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें ये नाम ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, औसत ऊंचाई, धरातलीय स्वरूप और प्राकृतिक वनस्पति, वायु की ये दिशा, तो ये सब जो कारक होते हैं जलवायु के लिए, ये हालांकि ये सभी जो है एक बेसिक ये कारक होते हैं, सभी ये स्थानों की ये जलवायु से संबंधित होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कारक रेखा जो है प्रदेश के बीचों बीच से होकर ये क्या होती है, या गुजरती है। हालांकि ये लाइन कुछ मुझे इसमें सही से नहीं आई है। ठीक है, चलिए इसको हम इस लाइन को छोड़ दो, क्योंकि ये कर्क रेखा आप सभी वो जानते होंगे। अगर भारत का अगर भूगोल आप लोग वो देखोगे, ठीक है, तो उसमें जो कर्क रेखा जो होती है वो कितने राज्यों को छूकर वो निकलती है। ठीक है, तो आप लोगों में से कोई अगर जानता है तो आंसर देगा। 8 राज्य। ठीक है, 8, और ये लगभग भारत को 2 हिस्सों में ये क्या करती है, बांट जाती है, यानी कि भारत को वो बीचों बीच, यानी भारत के बिल्कुल बीचों बीच से वो रेखा जो है निकलती है। ठीक है ना, चलो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो वो सेशन आपका भूगोल में होगा कवर, और वो कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा मतलब एक बार। और एक सवाल इसमें हमेशा जुड़ा रहता है, सवाल आता है कि क्या उड़ीसा जो है जो उड़ीसा जो राज्य है वहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है या नहीं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का सवाल जो है देता है, वहां पर सवाल दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा जो गुजरती नहीं है। ठीक है, तो वैसे में नहीं गुजरती है उड़ीसा से, बाकी जो उसके आसपास के जो भी राज्य है वहां से वो होती हुई निकल जाती है। चलो आगे, हाँ, अब यहाँ बढ़ते हैं आगे। तो इस जो ये जो भी कंडीशन है, इसकी ये वजह से ये क्या होता है कि यहाँ का जो ये क्लाइमेट है तो वो कदम कदम पर वो चेंज होता रहता है। ठीक है, बस इतनी बातें आपको ध्यान में ये रखनी है। और अगर बात आती है ऋतुओं की तो हम वो देख लेते हैं। बल्कि उत्तराखंड में ऋतुएं जो है 3 प्रकार की पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, तो ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु है। अब इनको स्थानीय भाषा में इन्हें क्या क्या कहा जाता है वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जामों में आ सकता है। तो देखिए, ग्रीष्म जो ऋतु है इसे स्थानीय या लोकल लैंग्वेज में इससे जो है किस नाम से जाना जाता है, ओडिया खरसाऊ। ठीक है, और वर्षा ऋतु को बक्साल चौमासा। ठीक है, हो गया। अब इनको आपको थोड़ा सा ये जो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम कभी भी एग्जामों में आपको दिए जा सकते हैं। और शीत ऋतु को के भी लोकल लैंग्वेज में 2 ये शब्द हैं जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, स्कूल और शीत कला। ठीक है, तो ये तो आसान है, बाकी 2 आप लोगों को क्या करना होगा, इसको समझना होगा, क्योंकि ये लास्ट के कई सारे एग्जामों में ये दिए गए हैं। अब वहां पर कैसे दिया जाता है ये भी आप लोग जान लो। ठीक है, अब यह दिया जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आपको ये सभी दिए गए होंगे, तो उसमें ये नाम ध्यान में ये रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक नाम आपको वहां पर दिया जाएगा। इसको अच्छे से याद में आपको रखना है।
तो चलिए अब वन बाय वन हम यहाँ पर जान लेते हैं। हालाँकि ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता ये नहीं है, क्योंकि ये बेसिक ये पॉइंट है कि ये ग्रीष्म ऋतु की समयावधि जो होती है वो कहाँ से क्या रहती है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, बस इसमें इतना ही चीज़ें आपको यहाँ पर समझना होगा, ठीक हो गया? और आप सभी जानते हैं कि राज्य में सबसे गर्म जो महीना होता है वो जून का होता है, तो इसमें भी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए ग्रीष्म ऋतु के बारे में कुछ चीज़ें वो हम जान लेते हैं कि जब सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर अग्रसर होता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आ सकता है कभी भी कि सवालों में दिया जा सकता है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर अग्रसर होता है, तो किस ऋतु की शुरुआत होती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, ठीक है? और इसकी समयावधि जो होती है मार्च से लेकर मिड जून तक या जून तक इसकी अवधि होती है। इतनी चीज़ें, भाई इतनी ही चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक उसी स्वरूप में अगर शीत ऋतु की अगर बात हम यहाँ पर अगर करेंगे, तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यानी इसकी जो समअवधि होती है, यानी कि इस समय की अवधि, इस ऋतु का ये प्रभाव जो होता है मध्य अक्टूबर से मिड मार्च तक ये जो रहता है। और शीत ऋतु के शुरू होते ही राज्य में जो भी आकाश है, ठीक है? आसमान है, वो क्या होता है, वो स्वच्छ हो जाता है, यानी कि साफ-सुथरा होने जो है लगता है। उसके बाद में शीत ऋतु ये ऋतु की शुरुआत होने लगती है। ठीक हो गया? तो इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट ध्यान में ये जो रखना है आपको। और शीत ऋतु का जो शुरुआत होगी, वो ग्रीष्म ऋतु की जो शुरुआत की ये जो लाइन लिखी थी, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि जब जो है सूर्य जो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर होता है, तो शीत ऋतु की शुरुआत होती है। यानी कि अगर आपको ग्रीष्म ऋतु की ये लाइन अगर याद हो गई, तो शीत ऋतु की लाइन आपको इसको अपोजिट में ही पढ़ना पड़ेगा, तो आपको यह भी याद हो जाएगा। ठीक है? तो कोई इसमें दिक्कत भी इसमें नहीं होने वाली। और अगर हम राज्य की बात करेंगे, तो सबसे ठंडा ये महीना जो होता है वो हमारे राज्य में जनवरी का ही होता है। अभी वर्तमान में जनवरी का महीना जैसे वो ये क्या है, ये चल भी रहा है। ठीक हो गया? और सबसे ये गर्म अगर महीने की बात करें, तो ये है जून का महीना होता है। ठीक है? आप सभी जानते हैं। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट और चीज़ नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं। तो वर्षा ऋतु की हम अब यहाँ पर बात करेंगे। वर्षा ऋतु की समयावधि जो है यहाँ पर क्या होती है? तो इस ऋतु की जो कालावधि होती है मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर के बीच की होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है जलवायु अगस्त और सितंबर, ठीक है? और इनमें से भी सबसे अगर अधिकतम वर्षा की बात हम करें, तो वो जुलाई के महीने में ही होती है। ठीक हो गया? तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं। एक चीज़ और, इस ऋतु ये भी आ सकता है। अच्छा, इसमें एक बार किसी सवाल में दिया गया था, बताता हूँ मैं। अब देखिए जो वर्षा ऋतु जो होती है ना, जनरली कई बार सवाल में पूछा जाता है कि वर्षा ऋतु का आगमन या कैसे इसकी शुरुआत होती है, कहाँ से वो वायुमंडल आता है, यानी कि वो कहाँ से बादल आते हैं, क्या होता है? तो देखो, गुजरात ये जो है तट से चलने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून जो होती है, ये राज्य में दक्षिण-पूर्वी दिशा से 15 जून के आसपास ये प्रवेश करती है। यानी कि गुजरात के तट से चलने वाली जो मानसून की शुरुआत होती है, वो धीरे-धीरे आगे ये बढ़ती हुई और मिड जून के आसपास में वो हमारे राज्य में वो मानसून जो होता है प्रवेश वो करता है। और इस मानसून से राज्य में कम वर्षा होती है, लेकिन अधिकांश वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। तो ऐसे केस में आप लोगों को ऑप्शन जो है देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में किस कंडीशन की बात जो है कर रहा है। अधिकतम वर्षा की अगर बात करेगा, तो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। अगर आपको एक कॉमन जनरल अगर सवाल अगर देगा कि ये मानसून जो होता है कहाँ का है, तो दक्षिण-पश्चिमी ये मानसून है। ठीक हो गया? जिसकी जो वजह से हमारे उत्तराखंड में बारिश होती है। और इस ऋतु से राज्य में वार्षिक औसतन यानी कि एवरेज 150 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। एवरेज की बात यहाँ पर हो रही है। तो इतनी जो है वर्षा हो जाती है, ठीक है? और अभी जो वर्तमान का अगर परिवेश अगर हम देख रहे हैं, तो कई सालों का रिकॉर्ड जो है टूटा है, जबकि क्या है जनवरी में इतनी ये बारिश हो रही है। चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं, यानी कि ऊँचाई के आधार पर जलवायु विभाजन, ठीक है? हालाँकि इसके संबंध में सवाल तो इतने नहीं आते हैं, लेकिन इसमें जो याद ये करने वाली चीज़ है, वो आपकी एक लाइन है ये ऊपर की, कि डॉक्टर
एस सी खरगवाल ने ऊंचाई, तापमान वो वनस्पतियों के अनुसार राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में ये बांट रखा है। ठीक है, तो इनका नाम मालूम होना चाहिए और इनके अनुसार जो है उत्तराखंड राज्य में को 6 जलवायु क्षेत्रों में यहाँ पर बांटा गया है। जलवायु विभाजन की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक हो गया। अभी जो टॉपिक अभी यहाँ पर शुरू हुआ था क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड का, तो इसमें 6 नाम आते हैं। उपोष्ण ये जलवायु, जो गर्म शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण। फिर चौथा है आई थिंक ये यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ रह गई है। ठीक है, चलो इसको मैं ये नंबर देख लूंगा। और पांचवा पॉइंट आता है हिमालय। ठीक है, हिमानी जलवायु। तो ये 5 मतलब की हैं श्रेणियां, यानी कि ये जो भी है इसके भाग हैं। और एक आपका छठा वाला जो लास्ट है, ये आपका शीत शुष्क ये जलवायु। तो इनके नाम केवल आपको बस मालूम जो है रखने पड़ेंगे और कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जो अगला आपका आता है टॉपिक, ये है आपका प्राकृतिक आपदाएं। आप सभी जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड जो है ये जनरली ये प्राकृतिक आपदाओं से ये घिरा हुआ ये राज्य है। और यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं की कोई भी निश्चित समय सीमा नहीं है, कभी भी कुछ भी संभावित हो सकता है। ठीक है, और इसी श्रेणी में अगर हम बात करें तो अभी हम देखते हैं, देखिए विशिष्ट भौगोलिक संरचना के ये कारण ये प्रदेश को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे अनेक जनधन की हानि होती है। ठीक हो गया, तो ये चीज आप ध्यान में ये रखिएगा। अच्छा, एक अभी जो आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले एक एक अभी अगर 2021 की बात करते हैं तो अभी चमोली के किसी क्षेत्र में कोई डैम अभी हाल ही में वो क्षतिग्रस्त हुआ था। तो अब मुझे बताइए कि वो कौन-सा क्षेत्र है, वहाँ पर किस डेट में वो नदी में उफान आया था? आप लोगों ने सबको आपको ये याद होगा, तो आप लोग मुझे एक बार आंसर दीजिए। नदी का नाम बताना है आपको और वो डेट बतानी है। डेट सहित बताना है आपको। ऋषि, ये गंगा सही है आपका आंसर। हाँ, चमोली के धौली गंगा पर। ठीक है, धौली गंगा, ऋषि गंगा। और कोई डेट कौन सी है? 7 फरवरी वाली कौन सी है? 2020 की, 21 की है, वो भी आप लोग मेंशन कीजिएगा। तो मैं जब तक बढ़ता हूँ आगे तो कई लोग 2020 कह रहे हैं, कई लोग 2021 भी कह रहे हैं, तो एक बार अच्छे से सोच लो। ठीक है, तो अब जो सही है आंसर वो 7 फरवरी 2021 की है। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे और इसमें क्या है, क्योंकि ये राज्य में ये प्रमुख जो आपदाएं आती हैं कौन कौन सी हैं? भूकंप है, भूस्खलन है, अतिवृष्टि यानी कि ये बादल ये जो है फट जाना, और बाढ़, हिमपात। ठीक है, ये के साथ में हिमखंडों का क्या होना, गिरना, और वो वनाग्नि यानी कि जंगलों में आग का लग जाना। ये सभी जो है प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में ये जो है आते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में ये सब चीजें यहाँ पर रखना है। ठीक है, और इसी में एक चीज और ध्यान में बस रखनी है। एक बार अभी कहीं कुछ साल पहले एक सवाल जो है पूछा गया था कि उत्तराखंड में अधिकतम जो प्राकृतिक आपदाएं होने का रीजन क्या है? ठीक है, ये भी जो है पूछा गया था। अगर किसी को मालूम है तो आंसर बताओ, नहीं तो फिर मैं आंसर मैं देता हूँ। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस रीजन की वजह से आती हैं? ऐसा क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने, भूकंप है, भूस्खलन है, बादल फटना है, ये बाढ़, हिमपात, ये सब चीजें हैं। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि यही सवाल जो है दिया भी गया था। तो आप सभी लोग अपने अपने आंसर दो, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, चलिए अभी ये कुछ साल पहले सबसे ये बड़ी ये जो प्राकृतिक आपदा भी आई थी, आप सभी को अगर ये ध्यान भी होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। 16-17 जून